मेरी वाइफ को मुझसे शादी किए पूरे 8 साल हो चुके हैं। मेरे पास तो अपने डॉग का भी फ्रेंड है, लेकिन मेरे पास वो नहीं है। और हम दोनों के कांटेक्ट में रहने का बस एक ही तरीका होता है, वो है लिविंग रूम की टेबल पर छोड़ा हुआ नोट। शादी के इतने साल बाद भी हम हमेशा अपनी अपनी अलग लाइफ जीते हैं। उसका रूम सेकंड फ्लोर पर होता है और मेरा फर्स्ट फ्लोर पर। हम एक दूसरे की लाइफ में इंटरफियर नहीं करते हैं, ना ही एक दूसरे को डिस्टर्ब करते हैं। रूम, बैग, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ अलग अलग रहता है, जिस पर शादी के बाद जो कुछ चीजें होनी चाहिए होती हैं, उनमें से कुछ भी नहीं होता है। अगर मैरिज सर्टिफिकेट ना होता तो मुझे तो यही लगता कि हम दोनों किसी शेयर्ड हाउस में रहने वाले रूममेट्स हैं। हमारी शादी भी इसलिए हुई थी क्योंकि दोनों फैमिलीज अच्छी थीं और घर वालों के बार बार शादी के लिए प्रेशर डालने को हैंडल करना था, जिस पर दोनों फैमिलीज के एल्डर्स ने थोड़ा थोड़ा पैसा दिया था। मैंने उसे 20 युआन गिफ्ट में दिए थे और उसने भी 20 युआन का डोवरी वापस दिया था, यानी कुल 40 युआन हुए थे। फिर उसकी विश के मुताबिक वो सारा पैसा एक कार्ड में रख दिया गया था और वो कार्ड मेरे पास रहता है। इसके बाद से बस इतना था कि अगर मुझे उससे कुछ कहना होता तो मैं उससे बोल सकता था, और जब तक बात बहुत ज्यादा आउटरेजस ना हो वो हर बात मान लेती है। मेरी वाइफ ऑनलाइन लिटरेचर की मास्टर है। वो अपनी स्टोरीज के कॉपीराइट्स बेचती है और उसकी इनकम भी काफी हाई होती है, जिस पर हमारी टाइमिंग्स भी पूरी तरह अलग रहती हैं। मैं दिन में काम पर जाता हूं तब वो सोना शुरू करती है, और जब मैं रात को सोने जाता हूं तब वो उठकर काम करना शुरू करती है, जिस पर पिछले कई सालों में हमने एक दूसरे से 10 वर्ड्स से भी कम बात की है। लेकिन आज पहली बार मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो खुद मेरे सामने नीचे आएगी। यू क्वाइटली आज बहुत अलग तरीके से तैयार होकर नीचे आती है। उसने ऑरेंज लिपस्टिक लगाई होती है, आई शैडो लगाया होता है और उसने एक शॉर्ट स्कर्ट पहनी होती है जो मैंने उसे पहले कभी पहने हुए नहीं देखा था, जिस पर मैं उसे थोड़ा ज्यादा देर तक देखता रहता हूँ। शायद क्योंकि मैं उसे काफी देर तक देख रहा होता हूँ, इसलिए वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करने लगती है, जिस पर वो पहले खुद को देखती है, फिर अपने चारों तरफ घूमकर देखती है और आखिर में सिर उठाकर मेरी तरफ देखती है और पूछती है, क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है? जिसके जवाब में मैं सिर हिलाता हूँ और कहता हूँ, नहीं, अच्छा लग रहा है, तुम बाहर जा रही हो? जिस पर यू क्वाइटली धीरे से सिर हिलाती है और कहती है, हाँ, मैं डेट पर जा रही हूँ। यह सुनते ही मैं अचानक सिर घुमाकर खांसने लगता हूँ। मैं थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता हूँ, जिस पर यू क्वाइटली के दिल में थोड़ी सी प्राइड आती है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसने कुछ गलत बोल दिया है। वो जल्दी से कहती है कि उसे आदत है, जब वो अपनी लिटिल सिस्टर्स के साथ बाहर जाती है तब वो हैबिट से उसे भी डेट ही कह देती है। फिर वो जल्दी से जोड़ती है, मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ जा रही हूँ। यह सुनकर मेरे चेहरे का एक्सप्रेशन थोड़ा बेटर होता है, लेकिन फिर भी मुझे समझ नहीं आता कि मुझे क्या कहना चाहिए, जिस पर मैं बस पोलाइटली इतना कहता हूँ, ध्यान से जाना। यू क्वाइटली मेरा चेहरा देखती है, फिर थोड़ा सोचती है और अचानक कहती है, वो फीमेल बेस्ट फ्रेंड है, जिस पर वो फीमेल वर्ड पर खास जोर देती है, जैसे उसे खुद थोड़ा गिल्टी फील हो रहा हो, क्योंकि अगर फीमेल बेस्ट फ्रेंड है तो क्या उसके पास मेल बेस्ट फ्रेंड भी है? शायद यू क्वाइटली सोचती है कि मैं अपने दिल में यही सोच रहा हूँ, जिस पर वो दांत भींचकर फिर कहती है, मेरे पास कोई मेल बेस्ट फ्रेंड नहीं है, मेरे आसपास कोई मेल फ्रेंड भी नहीं है। लेकिन ये बोलने के बाद भी उसे और ज्यादा फील होने लगता है, जैसे उसने कोई चीटिंग की हो और फिर पकड़ी गई हो, जिस पर वो अपना सिर थपथपाती है और अपने दिल से इस गिल्ट को निकालने की कोशिश करती है। उसके आसपास कोई आदमी नहीं है, यहाँ तक कि एक भी ऑनफिशियल कॉन्टैक्ट नहीं है, फिर भी उसे ऐसा गिल्टी क्यों फील हो रहा है, जिस पर उसे लगता है कि शायद मैंने उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया, इसलिए वो खुद को और ज्यादा एक्सप्लेन करना चाहती है। लेकिन जितना वो एक्सप्लेन करती है उतना ही उसे लगता है कि वो बिल्कुल उस इंसान जैसी लग रही है जो चोरी करते हुए पकड़ा गया हो। फिर वो जल्दी से सीढ़ियों से नीचे आती है, मेरे सामने खड़ी हो जाती है और बहुत केयरफुली कहती है, लुचाओ, मैं सच में बस अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ बाहर जा रही हूँ। जिस पर मैं पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले तक सब कुछ ठीक था, फिर अचानक पलक झपकते ही उसके चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन क्यों आ गया है जैसे वो दांत भींच रही हो। मैं अपने दिमाग में सोचता रहता हूँ कि आखिर मैंने इस लड़की को कब ऑफेंड कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैंने तो उससे मुश्किल से कुछ वर्ड्स ही बोले थे। लेकिन यू क्वाइटली का टेम्पर सच में बहुत अच्छा नहीं है। मैं साफ महसूस करता हूँ कि उसके चेहरे का एक्सप्रेशन सही नहीं है, जिस पर मैं सिर उठाकर पूछता हूँ, तो क्या आज रात मैं तुम्हारे लिए डोर खुला छोड़ दूं? यह सुनकर यू क्वाइटली कुछ नहीं कहती, बस यही उसका आखिरी जवाब होता है। फिर वो और तेज कदमों से बाहर चली जाती है। उसके जाने के बाद भी मैं अपने दिल में यही सोचता रहता हूँ कि वो आखिर गुस्सा क्यों हुई। लड़की ने सीधे सीधे नहीं कहा था, लेकिन उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो नाराज है। मैं काफी देर तक सोचता रहता हूँ, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिलता। मुझे सच में समझ नहीं आता कि एक सेकंड पहले तक कोई इंसान ठीक से बात कर रहा हो और अगले ही सेकंड अचानक बदल जाए, फिर ड्रामा करने लगे। आखिर में मैं बस इसी कंक्लूजन पर पहुंचता हूँ कि लड़कियां बहुत अजीब होती हैं, लेकिन वो गुस्सा थी, जिस पर मैं सोचता हूँ कि क्या मुझे उसे मनाना चाहिए। फिर मैं खुद ही इस बात को छोड़ देता हूँ, क्योंकि यू क्वाइटली को गुस्सा मैंने नहीं दिलाया था, और अगर मैं उससे और ज्यादा बात करता तो शायद मैं कुछ गलत बोल देता और फिर वो सच में और ज्यादा नाराज हो जाती। जिस पर मैं मेन डोर को बंद करता हूँ, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा गैप छोड़ देता हूँ ताकि यू क्वाइटली वापस आए तो आसानी से अंदर आ सके। इसके बाद मैं उठकर शॉवर लेने चला जाता हूँ और फिर सो जाता हूँ। और फिर अगली सुबह जब मैं जल्दी उठता हूँ तो सबसे पहले देखता हूँ कि डोर बंद है, जिस पर मुझे पता चल जाता है कि यू क्वाइटली रात को वापस आ गई थी। फिर मैं सीढ़ियों की तरफ चलता हूँ और आदत से ऊपर सेकंड फ्लोर की तरफ देखता हूँ। वहां हमेशा की तरह पूरी शांति होती है, जिसे देखकर मेरे दिल में फिर वही इल्यूजन आने लगता है जैसे यू क्वाइटली कभी नीचे आई ही नहीं थी और ना ही बाहर गई थी। कल रात बाहर जाने के बाद इस टाइम तक यू क्वाइटली को सोना चाहिए था। मैं उसे डिस्टर्ब करने ऊपर नहीं गया, बस एक बार उसकी तरफ देखा और फिर किचन में ब्रेकफास्ट बनाने चला गया। आज भी मैंने ब्रेकफास्ट में सिर्फ एक बाउल नूडल्स और एक एग बनाया। फिर मैं डाइनिंग टेबल पर बैठकर धीरे धीरे खाने लगता हूँ। अभी भी वही एक्सपीडिशन के बाद वाला दिन चल रहा था। मैं सोचता हूँ कि आखिर मेरी शादी हो चुकी है तो ब्रेकफास्ट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। एक इंसान के लिए बनाऊं या दो के लिए, कोई
कोई खास फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैं दोनों के लिए बना देता हूँ। लेकिन जब मैं ब्रेकफास्ट बनाकर यू क्वाइटली को बुलाने सेकंड फ्लोर पर जाने वाला था, तब मैं उसके रूम के अंदर जा ही नहीं पाया। अंदर से दरवाजा बंद था। मैं बाहर खड़े होकर डोर नॉक करता हूँ, लेकिन यू क्वाइटली पता नहीं सच में सो रही थी या फिर फेक कर रही थी। कुल मिलाकर वो उठती नहीं है, जिस पर आखिर में मैं खुद ही 2 बाउल नूडल्स खा लेता हूँ। और सच कहूँ, उस दिन मैं बहुत बिजी था, लेकिन फिर भी मैं उसके रूम के अंदर नहीं जा पाया, जिस पर मुझे ऐसा फील होने लगता है जैसे मैं खुद को ही बेवकूफ बना रहा हूँ। इसलिए मैं डिसाइड करता हूँ कि जब तक यू क्वाइटली खुद मुझे ऊपर आने के लिए नहीं कहेगी, तब तक मैं सेकंड फ्लोर पर नहीं जाऊंगा। फिर थोड़ा सोचने के बाद मुझे लगता है कि मैं शायद बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ, बहुत ज्यादा केयर कर रहा हूँ। आखिर वो सिर्फ एक कोऑपरेटिव रूममेट ही तो है, उसके लिए इतना सैड फील करना भी कोई मतलब नहीं रखता। वैसे भी खाना तो अलग अलग ही खाया जाता है, हमारी लिविंग हैबिट्स भी अलग हैं, तो उसे डिस्टर्ब करने की कोई जरूरत नहीं है। जिस पर मैं अकेले ही नूडल्स खत्म करता हूँ, बर्तन धोता हूँ और फिर काम पर जाने के लिए बाहर निकल जाता हूँ। मैंने अपनी एक बुक स्टोर खोली हुई है, उसका नाम भी बहुत सिंपल है, लू चाओ लाइब्रेरी। उसकी मंथली इनकम भी बुरी नहीं है, हर महीने कई लाख तक आ जाते हैं। कम से कम मैं खुद को आराम से सपोर्ट कर सकता हूँ। इसके साथ ही मैंने बुक स्टोर के बगल में एक मिल्क टी शॉप भी खोली हुई है, जिसमें मैंने वैसे ही इन्वेस्टमेंट किया था। ज्यादातर लोग जो बुक स्टोर में आते हैं वो नेक्स्ट डोर जाकर एक कप मिल्क टी भी ले लेते हैं। मिल्क टी शॉप संभालने के लिए अलग आदमी है, इसलिए मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं बस हर दिन आराम से पैसे कलेक्ट करता हूँ। और बुक स्टोर के फ्रंट डेस्क पर मैंने अपने लिए एक रिक्लाइनर भी रखी हुई है। ज्यादातर टाइम मैं उसी चेयर पर लेटा रहता हूँ, मैगजीन पढ़ते हुए। फिर करीब दोपहर के टाइम मैं ऑलमोस्ट सोने ही वाला होता हूँ, तभी बाहर 2 लड़कियों की आवाज सुनाई देती है। एक लड़की कहती है, यू क्वाइटली, तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारी बुक पब्लिश हो गई है? इस बार मैं फाइनली यहाँ आ ही गई। जिस पर मुझे लगता है कि शायद दूसरी लड़की ने यू क्वाइटली को मुक्का मारने जैसा पोज किया होगा, क्योंकि अगले ही सेकंड वो कहती है, यू क्वाइटली, मैं तुम्हें पंच मार दूंगी। ये सुनते ही मैं थोड़ा चौंक जाता हूँ। यू क्वाइटली का नाम और उसकी आवाज, इसका मतलब बाहर खड़ी लड़की सच में यू क्वाइटली ही है। लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा यकीन नहीं होता, जिस पर मैं अपना फोन उठाकर टाइम देखता हूँ। यू क्वाइटली सच में दिन के टाइम बाहर आई हुई है। ये देखकर मुझे ऑलमोस्ट शॉक लगता है। मैं तो हमेशा सोचता था कि यू क्वाइटली कोई वैम्पायर है, मतलब वो ऐसी इंसान है जो दिन में बाहर नहीं निकलती। मैं रिलाइनर पर लेटा हुआ था, अगर कोई फ्रंट डेस्क की तरफ ना देखे तो उसे मैं दिखाई भी नहीं देता, जिस पर मैं धीरे से उठकर सीधा बैठ जाता हूँ ताकि बस मेरा सिर दिखे। वहां 2 लड़कियां खड़ी थीं, उनमें से एक यू क्वाइटली थी और दूसरी उसके साथ आई हुई लड़की थी जिसे मैं नहीं जानता। उस लड़की का लुक यू क्वाइटली से भी ज्यादा टायर्ड लग रहा था, लेकिन फिर भी ये नहीं कहा जा सकता कि वो उससे ज्यादा अच्छी लग रही थी। दोनों बिल्कुल अलग अलग टाइप की गर्ल्स थीं। कल मैंने यू क्वाइटली को अच्छे से तैयार होकर देखा था, इसलिए मुझे लगा था कि वो शायद वही टाइप की लड़की है जो मेकअप करने के बाद बहुत प्रिटी लगती है। लेकिन आज जाकर मुझे समझ आता है कि यू क्वाइटली तो वैसे ही यूथ ड्रामा वाली हीरोइन जैसी लगती है। जिस पर यू क्वाइटली बुक स्टोर ओनर को देखने के लिए पलटती है और फिर उसकी नजर मुझ पर पड़ जाती है, जिसे देखकर मुझे अचानक ऐसा फील होता है जैसे मैं चीटिंग करते हुए पकड़ा गया हूं। मैं उसे ऐसे क्यों देख रहा था? मेरी नजर उसे देखकर ऐसी लग रही थी जैसे मैं रात को उसे सीक्रेटली कॉल करता हूं। जिस पर यू क्वाइटली ऑलमोस्ट रिफ्लेक्स में अपने बगल वाली बेस्ट फ्रेंड की तरफ उंगली कर देती है। फिर उसके होंठ धीरे से हिलते हैं, जैसे वो कह रही हो, फीमेल फीमेल, जैसे वो मुझे फिर से बता रही हो कि ये लड़की ही उसकी फीमेल बेस्ट फ्रेंड है। लेकिन मैं सोचता हूँ, वो ये सब क्यों कह रही है? क्या वो मुझे किसी से मिलवाना चाहती है? लेकिन यू क्वाइटली इतनी जनरस नहीं हो सकती। अगर वो किसी लड़के के साथ बाहर जाती तो मुझे डेफिनेटली प्रॉब्लम होती, और मुझे पूरा यकीन है कि अगर मैं किसी और लड़की के साथ होता तो उसे भी प्रॉब्लम होती। और वैसे भी अगर मुझे किसी और लड़की को ढूंढना ही होता तो मैं पहले डिवोर्स ले सकता था, उसके बाद मैं कुछ भी करूं उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा अगर यू क्वाइटली मुझे किसी से मिलवाना भी चाहती तो वो अपनी बेस्ट फ्रेंड से तो नहीं मिलवाती। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे देखती है और कहती है, तुम ऐसे चुपचाप खड़ी होकर क्या कर रही हो? उसकी बेस्ट फ्रेंड नोटिस करती है कि यू क्वाइटली काफी देर से वहीं खड़ी है और हिल भी नहीं रही, जिस पर वो पीछे मुड़कर उसकी नजर फॉलो करती है। और फिर वो देखती है कि यू क्वाइटली लगातार बुक स्टोर ओनर को देख रही है, जिस पर उसकी बेस्ट फ्रेंड थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाती है। वो सोचती है, यू क्वाइटली आखिर उसे ऐसे क्यों देख रही है? लेकिन फिर उसे याद आता है कि यू क्वाइटली की तो शादी हो चुकी है। जिस पर उसकी बेस्ट फ्रेंड पहले मेरी तरफ देखती है, फिर यू क्वाइटली की तरफ, और उसे फील होने लगता है कि इन दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है। वैसे बुक स्टोर ओनर का यू क्वाइटली को देखना कोई अजीब बात नहीं है, आखिर यू क्वाइटली इतनी खूबसूरत है तो लोग उसे देखेंगे ही। लेकिन यू क्वाइटली का इस तरह किसी और आदमी को देखना ये डेफिनेटली नॉर्मल नहीं है। जिस पर उसकी बेस्ट फ्रेंड मन में सोचती है कि उसे यू क्वाइटली को समझाना पड़ेगा, वो उसे ऐसे किसी फायर पिट में नहीं गिरने दे सकती। फिर उसकी बेस्ट फ्रेंड अपना हाथ यू क्वाइटली के सामने हिलाती है जैसे किसी का स्पेल कास्ट इंटरप्ट कर रही हो, और कहती है, क्या देख रही हो? जिस पर यू क्वाइटली अचानक होश में वापस आती है और अगले ही मोमेंट यू क्वाइटली अपनी जान बचाने की तरह जल्दी से अपनी बेस्ट फ्रेंड के कपड़े खींचती है और कहती है, मैं अचानक से बुक स्टोर नहीं जाना चाहती, मैं तुम्हारे लिए बाद में ऑनलाइन ऑर्डर कर दूंगी, फिर वो तुम्हारे घर भेज दूंगी। असल में यू क्वाइटली अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ इस बुक स्टोर में आई थी। उसकी बेस्ट फ्रेंड चाहती थी कि यू क्वाइटली अपनी पब्लिश हुई बुक उसे खुद खरीद कर दे, लेकिन यू क्वाइटली ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस बुक स्टोर का ओनर मैं निकलूंगा। वैसे मेरा ओनर होना कोई अजीब बात नहीं थी, लेकिन पता नहीं क्यों इंस्टिंक्टिवली यू क्वाइटली अंदर नहीं जाना चाहती थी। अभी थोड़ी देर पहले वो अपनी बेस्ट फ्रेंड से जो बातें कर रही थी, पता नहीं मैंने सुना था या नहीं, लेकिन यू क्वाइटली हर चीज के लिए वर्स्ट सिचुएशन सोचती है। जिस पर वो क्वाइटली सोचती है कि शायद मुझे उसकी बुक लिखने वाली बात पता होनी चाहिए थी, लेकिन मुझे उसका सीक्रेट नहीं पता था, और यू क्वाइटली चाहती भी नहीं थी कि मुझे पता चले। आखिर ये इतना बड़ा सीक्रेट था जो उसके पेरेंट्स तक को नहीं पता था। यू क्वाइटली को हमेशा लगता था कि सीक्रेट्स रखना
लिखना बहुत शर्म वाली बात है, और जो बुक्स वो लिखती थी उन्हें लेकर तो उसे और भी ज्यादा शर्म आती थी, जिस पर वो तुरंत अपनी बेस्ट फ्रेंड को खींचकर वापस ले जाना चाहती है। लेकिन उसकी बेस्ट फ्रेंड को शायद कुछ समझ नहीं आता। वो उल्टा उसका हाथ पकड़ती है और उसे अंदर खींचते हुए कहती है, डर किस बात का है, ये बस एक बुक स्टोर ही तो है, बुक यहीं मिल जाएगी, फिर ऑनलाइन ऑर्डर क्यों करना है। उसकी बेस्ट फ्रेंड को यू क्वाइटली का ये बिहेवियर थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन फिर वो अपने दिमाग में इसका रीजन कुछ और ही बना लेती है। उसे लगता है कि यू क्वाइटली का ऐसा रिएक्ट करना शायद जेलसी की वजह से है, क्योंकि उसने मुझे देख लिया था। जिस पर उसकी बेस्ट फ्रेंड मन में सोचती है कि अगर किसी लड़की का कोई लवर होता है तो वो ऑब्वियसली जेलस होगी। इसी वजह से वो यू क्वाइटली को ऐसे भागने नहीं देना चाहती थी। बाहर वाली औरत कैसी है इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो यू क्वाइटली को ऐसे चुपचाप हारते हुए नहीं देख सकती थी। वैसे बुक स्टोर में जब कोई बुक खरीदने आता है तो उसे किसी सर्विस की जरूरत नहीं होती। ज्यादातर कस्टमर अंदर आते हैं, अपनी पसंद की बुक ढूंढते हैं, फिर या तो बैठकर पढ़ते हैं या पेमेंट करके चले जाते हैं, और कुछ लोग तो बस बुक स्टोर में एसी में बैठकर फोन चलाते रहते हैं। इसलिए मेरे डेली काम में कस्टमर को सर्व करना शामिल नहीं होता। सिर्फ जब किसी को कोई बुक नहीं मिलती तभी मैं उठकर उसकी मदद करता हूँ। जिस पर जब यू क्वाइटली अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ अंदर आती है तब भी मैं अपनी जगह से उठता नहीं हूँ, मैं वहीं बैठा रहता हूँ। इस टाइम यू क्वाइटली सच में भाग जाना चाहती थी। वो सोचती है कि शायद उसे आज बाहर आना ही नहीं चाहिए था, नहीं, उसे इस बुक स्टोर में एंटर ही नहीं करना चाहिए था। वो बिल्कुल वैसे फील कर रही थी जैसे कोई ब्यूटी प्रेसिडेंट वाली विलेन जिसे हीरोइन हर बार हरा देती है, लेकिन आखिर में वो अपनी बेस्ट फ्रेंड की जिद के आगे हार जाती है। थोड़ी देर बाद यू क्वाइटली 2 बुक्स हाथ में लेकर मेरे सामने पेमेंट करने आती है। असल में वो बुक्स उसकी बेस्ट फ्रेंड के लिए थी, इसलिए ऑब्वियसली पेमेंट भी यू क्वाइटली ही करती। लेकिन जब यू क्वाइटली उन बुक्स को लेकर मेरे सामने आती है तब मेरा एक्सप्रेशन थोड़ा बदल जाता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उन दोनों बुक्स को देखकर मुझे कुछ अजीब फील होता है। मैं इस बुक स्टोर का ओनर हूँ, यहाँ रखी हुई हर बुक मैंने खुद रखी है, इसलिए सिर्फ कवर देखकर ही मुझे अंदाजा हो जाता है कि वो कैसी बुक होगी, और जैसा मैंने सोचा था वैसा ही होता है। यू क्वाइटली बहुत शर्माते हुए वो बुक्स मुझे देती है, जिस पर मैं कैजुअली उसकी तरफ देखता हूँ, फिर उन बुक्स के टाइटल पर नजर डालता हूँ। एक का नाम होता है डोमिनियरिंग प्रेसिडेंट्स कंटेम्प्ट फॉर द कोऑपरेटिव वाइफ, और दूसरी का नाम होता है माय जेंटल हग जून। ये देखकर मैं अपने दिल में क्वाइटली हंस देता हूँ। मुझे अचानक लगता है कि यू क्वाइटली सच में बहुत इंटरेस्टिंग लड़की है। ये वही यू क्वाइटली है जो हमेशा बहुत सीरियस और डीप दिखती है, लेकिन वो सीक्रेटली ऐसी बुक्स लिखती है। अब मुझे समझ आता है कि वो अपनी बुक्स के बारे में किसी को क्यों नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि उनके टाइटल्स सच में थोड़े एम्बैरेसिंग थे, जिस पर यू क्वाइटली नंब होकर खड़ी रहती है। उसे लगता है कि उसका बॉडी और सोल दोनों अनकंफर्टेबल हो गए हैं। वो मन में सोचती है, दुनिया में मेरे जैसा इंसान कैसे हो सकता है। मैं भले ही सीरियस फेस बनाकर बुक देख रहा हूँ, लेकिन यू क्वाइटली को लगता है कि जब मैं उन टाइटल्स को पढ़ता हूँ तब मेरे माउथ के कॉर्नर पर एक वियर्ड सा स्माइल आ जाता है, जैसे मैं उसका मजाक उड़ा रहा हूँ। लेकिन मैं उतना बोल्ड नहीं था जितनी उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, क्योंकि जैसे ही उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उन बुक्स के टाइटल देखे वो पीछे खड़ी होकर क्वाइटली हंसने लगती है, जिस पर यू क्वाइटली के सिर पर ब्लैक लाइंस आ जाती हैं। उसे लगता है कि उसके आगे भी भेड़िया खड़ा है और पीछे भी टाइगर, और हम दोनों मिलकर उसे बली कर रहे हैं। फिर उसकी बेस्ट फ्रेंड आगे आती है और उसके शोल्डर पर हाथ मारते हुए कहती है, यू क्वाइटली, डर किस बात का है, इस बुक के टाइटल में ऐसा क्या गलत है। हाँ, थोड़ा अगली है, थोड़ा नहीं, काफी अगली है, लेकिन तुम इससे इतना पैसा कमाती हो। वो अभी भी उसे टीज कर रही थी, लेकिन यू क्वाइटली को बिल्कुल समझ नहीं आता कि इस टाइटल में अगली क्या है। उसे तो ये टाइटल्स बहुत अच्छे लगते थे, जिस पर वो शर्म और गुस्से से भर जाती है। आखिर में वो दांत भींचकर मुझे देखती है और कहती है, पेमेंट। ये बात उसने मुझसे कही थी, जिस पर मैं अपनी हंसी रोकता हूँ। फिर एक बैग निकालता हूँ, उन दोनों बुक्स को उसमें डालता हूँ और वो बैग यू क्वाइटली को दे देता हूँ। फिर मैं धीरे से कहता हूँ, पैसे नहीं चाहिए, अभी जो मैंने हंसी उड़ाई उसे अपोलॉजी समझ लो। वैसे भी ये सिर्फ 2 बुक्स थी, दोनों मिलाकर कुछ ही डॉलर्स की होंगी, और वैसे भी यू क्वाइटली और मैं हस्बैंड वाइफ हैं, इतने से पैसे की क्या बात करनी। लेकिन यू क्वाइटली मुझे घूर कर देखने लगती है, क्योंकि मैं अभी भी उसके प्रेसिडेंट वाली बुक के बारे में सोच रहा था। असल में उस बुक में बुरा क्या था। हाँ, थोड़ा पुराना टाइप का टाइटल था, लेकिन फिर भी बुरा नहीं था, जिस पर यू क्वाइटली और ज्यादा गुस्सा हो जाती है। उसे याद आता है कि अभी थोड़ी देर पहले मैं उसे फ्री में बुक देने की बात कर रहा था और उसने मना भी नहीं किया था। फिर अब क्यों? क्या वो मेरा सारा पैसा खर्च करके मुझे बैंकरप्ट कर देगी? लेकिन ऐसा सोचने की वजह सिर्फ ये थी क्योंकि मैंने उसकी हंसी उड़ा दी थी। यू क्वाइटली जैसे ही बैग लेने के लिए हाथ बढ़ाती है तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड अचानक बहुत अलर्ट हो जाती है, जिस पर वो तुरंत हाथ बढ़ाकर बैग पकड़ लेती है और यू क्वाइटली को अपने पीछे करते हुए कहती है, रुको। श्याओ और मैं दोनों एक साथ उसकी बेस्ट फ्रेंड की तरफ देखते हैं। मुझे थोड़ा कंफ्यूजन होता है। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड बोलती है, नहीं, फ्री में देने की जरूरत नहीं है, जितने पैसे बनते हैं वो उतने ही लेंगे। ऐसा कौन सा रीजन है कि बॉस को लॉस करना पड़े? जिस पर यू श्याओ धीरे से अपनी बेस्ट फ्रेंड की स्लीव खींचती है, लेकिन उसकी बेस्ट फ्रेंड सीधा पूछती है, कितने पैसे हुए? मैं पे करती हूँ। उसकी बेस्ट फ्रेंड को पता नहीं क्यों, लेकिन बहुत अनईजी फील हो रहा था। उसे हमेशा लगता था कि यू श्याओ के इरादे कुछ ठीक नहीं है, लेकिन अब उसे लग रहा था कि सामने खड़ा ये थिक आईब्रोज और बड़ी बड़ी आंखों वाला आदमी भी कोई सीधा इंसान नहीं है। यू श्याओ को लगता है कि 2 बुक्स की कोई खास कीमत नहीं है, लेकिन उसकी बेस्ट फ्रेंड ऐसा नहीं सोचती। आज अगर यू श्याओ बुक स्टोर ओनर से फ्री में बुक्स ले लेती है तो कल उसे मिल्क टी पिलानी पड़ेगी, फिर उसके अगले दिन बुक स्टोर ओनर उसे खाने पर बुलाएगा, फिर उसके बाद शायद यू श्याओ उसे बारबेक्यू खिलाएगी, जिस पर ऐसे ही धीरे धीरे दोनों के बीच रिलेशन बढ़ने लगेगा। नॉर्मली ये कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन यू श्याओ शादीशुदा है। उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उसके हस्बैंड को कभी नहीं देखा, लेकिन हस्बैंड तो है ही, और किसी भी लड़की के लिए किसी आदमी को रिजेक्ट करने
करने का पहला स्टेप यही होता है कि उसकी किसी भी तरह की काइंडनेस एक्सेप्ट मत करो। हर चीज एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए, चाहे वो कोई छोटी चीज ही क्यों ना हो। जैसे ये बुक्स बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन फिर भी किसी और से क्यों लेनी चाहिए। यू शाओ खुद भी कोई बहुत रिच नहीं है, लेकिन उसकी बेस्ट फ्रेंड को समझ नहीं आता कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। उसके हिसाब से किसी आदमी को दूर रखना है तो छोटी छोटी चीजों का लालच भी नहीं करना चाहिए, जिस पर वो बहुत जल्दी से बैग में हाथ डालती है, एक रेड नोट निकालती है और उसे टेबल पर पटकते हुए कहती है बाकी वापस नहीं चाहिए। फिर वो जल्दी से बुक्स उठाती है, यू शाओ का हाथ पकड़ती है और उसे बाहर की तरफ खींच ले जाती है। सब कुछ इतना जल्दी होता है कि यू शाओ को मुझे ये तक कहने का मौका नहीं मिलता कि बाकी पैसे उसे दे देना, जिस पर बाहर जाते हुए वो बस एक बार पीछे मुड़कर मुझे थोड़ा हेल्पलेस लुक देती है। मैं थोड़ी देर के लिए अपना चेहरा छूता हूँ और सोचता हूँ कि आखिर मैंने किया क्या है। क्या मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड के बहुत करीब चला गया था? लेकिन मैंने तो उससे मुश्किल से कुछ वर्ड्स ही बोले थे। फिर भी मैं आखिर में वही सोचता हूँ कि लड़कियों का टेम्पर सच में बहुत अजीब होता है। मैंने कुछ कहा भी नहीं, लेकिन यू शाओ फिर से गुस्सा हो गई, जिस पर मैं वापस अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाता हूँ। लेकिन यू शाओ और उसकी बेस्ट फ्रेंड अभी ज्यादा दूर नहीं गई थी, इसलिए थोड़ी देर बाद मुझे फिर से दोनों की आवाज सुनाई देती है और ऑब्वियसली सबसे ज्यादा उसकी बेस्ट फ्रेंड ही बोल रही थी। वो यू शाओ को डांट रही थी। वो कहती है, यू शाओ तुम्हारी शादी हो चुकी है, थोड़ा कंट्रोल में रह सकती हो क्या? यू शाओ उसकी बात सुनकर थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड के वर्ड्स थोड़े रफ थे, उसे समझ नहीं आता कि शादी का इसमें क्या लेना देना है और कंट्रोल में रहने का मतलब क्या होता है। कंट्रोल तो तब किया जाता है जब किसी के अंदर कोई फीलिंग हो, लेकिन यू शाओ को कौन सी फीलिंग कंट्रोल करनी है, जिस पर वो थोड़ी देर सोचती है। फिर भी उसे कुछ समझ नहीं आता। आखिर में वो अपने हिसाब से एक आंसर निकालती है। फिर वो धीरे से अपनी बेस्ट फ्रेंड से पूछती है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अभी उस बॉस के साथ थोड़ा ज्यादा रूड थी, इसलिए तुम कह रही हो कि मुझे कंट्रोल में रहना चाहिए? उसकी बेस्ट फ्रेंड ये सुनकर और भी कंफ्यूज्ड हो जाती है। क्या यू शाओ को लगता है कि वो अभी बस रूड थी? असल में उसकी बेस्ट फ्रेंड को तो साफ साफ लग रहा था कि यू शाओ को वो बुक स्टोर ओनर पसंद है, क्योंकि ज्यादातर लड़कियां सिर्फ उसी इंसान के सामने ऐसे बिहेव करती हैं जिसे वो पसंद करती हैं। लेकिन उसकी बेस्ट फ्रेंड डिसाइड करती है कि वो अभी बुक स्टोर ओनर वाली बात को आगे नहीं बढ़ाएगी, जिस पर वो टॉपिक बदल देती है और सीधे यू शाओ के हस्बैंड की बात छेड़ देती है। वो अपना हाथ यू शाओ के शोल्डर पर रखती है और बहुत धीरे से कहती है, वैसे तुम मुझे अपने हस्बैंड से कब मिलवाओगी? यू शाओ जैसे ही उसकी बेस्ट फ्रेंड का हाथ अपने शोल्डर पर फील करती है, वो तुरंत उसे हटा देती है। फिर उसे थोड़ा डिसलाइक करते हुए कहती है, तुम इतनी दूर से यहाँ आई हो और मुझे मिलने नहीं, मेरे हस्बैंड को देखने आई हो, है ना? जिस पर उसकी बेस्ट फ्रेंड तुरंत बोलती है, ऐसा मत बोलो, मेरा ऑलरेडी फियांसे है, मैं तुम्हारे हस्बैंड को देखकर क्या करूंगी? फिर वो हंसते हुए कहती है, मैं तो बस ये बोल रही हूँ कि मैं इतनी दूर से आई हूं तो क्या तुम दोनों मुझे खाना भी नहीं खिलाओगे? ऐसा मत बोलना कि तुम मुझे एक मील तक नहीं खिला सकती। यह सुनते ही काफी देर से चुप यू शाओ का दिमाग थोड़ा ब्लैंक हो जाता है। उसे फील होता है कि उसका चेहरा थोड़ा गर्म हो रहा है, क्योंकि अब उसे समझ नहीं आता कि वो आगे क्या जवाब दे। अगर वो मुझे साथ चलने के लिए बोलेगी और अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ खाने पर बुलाएगी तो शायद मैं मान जाऊंगा। ऑफ कोर्स उसकी बेस्ट फ्रेंड की वजह से नहीं, सिर्फ यू शाओ की वजह से। आखिर अगर सामने वाला खुद इन्वाइट करे और मैं ना जाऊं तो क्या यू शाओ की इंसल्ट नहीं होगी? वैसे भी मैं अभी फ्री ही हूं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा नर्वस फील करता हूं, क्योंकि ये पहली बार होगा जब मैं किसी लड़की के साथ खाना खाने जाऊंगा और उस लड़की में यू क्वाइटली भी शामिल है, जिस पर मैं अपने दिमाग में सोचने लगता हूं कि अगर हम साथ में खाने गए तो क्या मुझे यू शाओ की प्लेट में डिशेस डालनी चाहिए? बुक स्टोर से थोड़ा दूर आने के बाद भी उसकी बेस्ट फ्रेंड को लगता है कि यू क्वाइटली अभी भी नॉर्मल नहीं हुई है। यू क्वाइटली के हाथ में मिल्क टी थी, लेकिन उसने उसे हार्डली पिया था। वो बस एक सिप लेती है, फिर उसे हाथ में पकड़े रहती है। स्ट्रॉ पर उसकी लिपस्टिक का निशान रह जाता है। ऑफ कोर्स यू क्वाइटली सच में बेहोश नहीं हुई थी। वो सिर्फ अपने दिमाग में बार बार यही सोच रही थी कि घर वापस जाने के बाद वो मेरा सामना कैसे करेगी। अभी जो मैंने उसे देखा था वो उसे बार बार याद आ रहा था। उसे फील होता है जैसे मेरी नजर ने उसे पूरी तरह पकड़ लिया हो, जिस पर वो मन में बार बार सोचती है, डैम डोमिनियरिंग प्रेसिडेंट, डैम इविल कॉन्कुबिन, मुझे ऐसी बुक्स लिखनी ही नहीं चाहिए थी। उस ट्री शॉप, यू चुपचाप अपने मन में सोचता है, जिस पर वो अंदर ही अंदर थोड़ा सल्क भी करता है और फिर अचानक से अपना हाथ उठाकर मिल्क टी की एक सिप लेता है, जिस पर उसकी गर्लफ्रेंड देखती है कि यू क्वाइटली कुछ बोल ही नहीं रहा है, तो वो अपना हाथ उठाकर यू जिंग के सिर पर हल्का सा नॉक कर देती है और कहती है, क्या सोच रहे हो यू क्वाइटली? मैं तुम्हें बता रही हूँ, उसके बारे में मत सोचो। जिस पर यू क्वाइटली अपना सिर पकड़ लेता है, अपना चेहरा नीचे छुपाता है और फिर कहता है, अगली बार मारना हो तो थोड़ा धीरे मारना। यह सुनकर उसकी गर्लफ्रेंड अचानक से यू क्वाइटली की तरफ देखती है, जिस पर यू क्वाइटली एक हाथ से उसकी फेस को थोड़ा दूर पुश कर देता है और कहता है, ये क्या कर रही हो? मैं एक हैजर्डरी फादर हूँ, मेरे इतना क्लोज मत आओ, जाओ अपने फियांसे को ढूंढो। जिस पर अचानक उसकी गर्लफ्रेंड को जैसे कुछ याद आता है। वो तुरंत सीधी होकर खड़ी हो जाती है, अपने हाथ फोल्ड करती है, यू क्वाइटली को देखती है और फिर साई करते हुए कहती है, यू क्वाइटली, तुम्हें सच में उस ट्री शॉप ओनर को याद रखना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि तुम उससे मिलो और फिर उसी से प्यार कर बैठो। जिस पर यू क्वाइटली तुरंत कहता है, नहीं। और फिर वो आगे कहता है, मुझे याद है कि तुम सी किंग टाइप नहीं हो, लेकिन तुम जितना बोलती जा रही हो उतना ही ज्यादा आउटरेजेस होती जा रही हो। यू क्वाइटली उसे इग्नोर करना चाहता है, जिस पर वो अपना पूरा ध्यान फिर से मिल्क टी पर लगा देता है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड अभी भी एनालिसिस करती रहती है और कहती है, नहीं कुछ तो गड़बड़ है, तुम यहाँ रहते हो, शायद तुम पहले से ही। जिस पर वो अचानक रुक जाती है और फिर कहती है, नहीं, उसने हमसे मिलते ही ऐसा क्यों कहा? ठीक है, तुम यू क्वाइटली हो, लेकिन क्या तुम अपने हस्बैंड के लायक हो? जिसके जवाब में यू
क्वाइटली उसे बहुत हेल्पलेस एक्सप्रेशन से देखता है और कहता है, अगर मैं तुम्हें ये बताऊं कि जो इंसान अभी मेरे साथ एक्ट नहीं कर रहा था वही मेरा हस्बैंड है, तो यह सुनकर उसकी गर्लफ्रेंड कुछ देर के लिए पूरी तरह स्टंट रह जाती है। फिर थोड़ी देर बाद जैसे उसे बात समझ आती है और वो अपनी आंखें बड़ी करके उसे देखती है, जिस पर वो तुरंत कहती है, इम्पॉसिबल, ये बिल्कुल फेक लग रहा है। कल डिनर पर तुमने एक स्ट्रॉ बांधकर मेरे सामने उठा दिया और कहा कि वो तुम्हारा हस्बैंड है। असल में अपनी शादी के बारे में यू क्वाइटली के पास छुपाने जैसा कुछ नहीं था। उसने पहले अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं बताया था, लेकिन वो जानबूझकर नहीं छुपा रहा था। बस उसकी गर्लफ्रेंड के पास उसकी कोई फोटो नहीं थी। हालांकि शादी होना नॉर्मल बात है, लेकिन यू क्वाइटली कभी किसी को अपनी मैरिड लाइफ की फोटो दिखाना नहीं चाहता था। और फिर बात कल के डिनर पर आ जाती है, जिस पर यू क्वाइटली तुरंत कहता है, कल का डिनर तुम ही पे करोगी, तुम अभी भी मुझे डांट रही हो और कह रही हो कि मैं सीक्रेटली तुमसे कांटेक्ट करता हूं। जिस पर उसकी गर्लफ्रेंड कहती है, ठीक है, अगर खर्च नहीं करना तो मत करो, वो बहुत गरीब है, ओके, तुम दोनों ऑनेस्टली कभी मिले जुले भी नहीं हो। यह कहकर उसकी गर्लफ्रेंड फिर से आंखें रोल करती है और कैजुअली पूछती है, अच्छा छोड़ो, ये बताओ तुम अपने हस्बैंड को कब डिवोर्स देने वाली हो। यह सुनते ही यू क्वाइटली ऐसे रिएक्ट करता है जैसे किसी ने उसकी टेल पर पैर रख दिया हो। वो तुरंत घबराकर कहता है, किसने कहा कि मैं डिवोर्स लेने वाला हूं। जिस पर उसकी गर्लफ्रेंड को यू जिंग का रिएक्शन थोड़ा फनी लगता है। वो लगभग समझ चुकी होती है कि यू क्वाइटली क्या सोच रहा है, लेकिन अभी वो बस उसे टीज करना चाहती है। जिस पर उसकी बेस्ट फ्रेंड फिर से कहती है, अरे अभी तुम खुद नहीं कह रही थी कि तुम्हें वो पसंद नहीं है। जिस पर यू क्वाइटली कुछ देर चुप रहता है और फिर धीरे से कहता है, हालांकि मुझे लू चाओ पसंद नहीं है, लेकिन मैं उससे नफरत भी नहीं करता। हम इतने सालों से साथ हैं। सच कहूं तो वो बहुत ऑनरेबल है और मैं उसकी थैंकफुल हूं कि उसने मेरी इतनी सारी बैड हैबिट्स को टॉलरेट किया है। मैं रात के बीच में उठकर टेक आउट लेने चली जाती हूँ या खाना बनाना शुरू कर देती हूँ, लेकिन वो कभी फंस नहीं करता। लू चाओ मुझे पसंद नहीं करता, फिर भी वो मेरी कमियों को एक्सेप्ट करता है। इसके बाद यू क्वाइटली धीरे से कहता है, मैं बस ये सोचता हूँ कि आखिर लू चाओ और मेरी शादी हुई है। जब तक हमारे बीच किसी बड़ी बात को लेकर कोई कॉन्ट्राडिक्शन या डिफरेंस नहीं होता, तब तक हम डिवोर्स नहीं लेंगे। ऑफ कोर्स अगर लाइफ में कोई कॉन्फ्लिक्ट आता भी है तो उसे सॉल्व किया जा सकता है, और अगर कभी फ्यूचर में उससे कोई और पसंद आ जाए। ये कहते हुए यू क्वाइटली थोड़ी देर रुकता है और फिर कहता है, अगर वो मुझे डिवोर्स देना चाहे तो मैं सैड नहीं होऊंगा, क्योंकि शायद हमारी फेट बस यहीं तक थी। यह सुनकर उसकी गर्लफ्रेंड मुस्कुराती है और फिर उसे देखती हुई कहती है, तुम सच में बहुत कामली सोच लेते हो। लेकिन फिर उसकी आवाज अचानक बदल जाती है और वो इरिटेटेड टोन में कहती है, अगर मेरी शादी की ड्रेस पहनकर कोई दूसरा इंसान मुझे छोड़ने की कोशिश करे तो मैं उसका सिर घुमा दूंगी। जिस पर यू क्वाइटली थोड़ा लेफ्ट साइड में हट जाता है और कहता है, तुम बहुत डेंजरस हो। इसके बाद मैं आज थोड़ा लेट वापस आता हूँ। टाइम लगभग 7 या 8 बजे जैसा लग रहा होता है। मुझे लगा था कि यू क्वाइटली इतनी जल्दी वापस नहीं आएगा क्योंकि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ था, लेकिन जब मैं वापस आता हूँ तब तक ऑफिशियली डिनर का टाइम हो चुका होता है। फिर भी मैं थोड़ा सरप्राइज्ड होता हूँ क्योंकि यू क्वाइटली अपने घोस्टली सीक्रेट के साथ खाना नहीं खा रहा होता है। जिस पर यू क्वाइटली दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज सेट सुनता है। वो सबकॉन्शियसली ऊपर देखता है, फिर मेरी तरफ आता है और मुझे हेलो बोलता है, गुड मॉर्निंग। यह बोलते ही उसे एहसास होता है कि उसने गलत बोल दिया, जिस पर वो थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है क्योंकि इस टाइम पर गुड मॉर्निंग कहना क्लियरली सही नहीं था। यू क्वाइटली जैसे कुछ कहना चाहता है लेकिन उसे थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है, जिस पर वो फिर से अपना सिर नीचे कर लेता है। फिर जैसे उसे अचानक कुछ याद आता है, वो फिर से ऊपर देखता है और मुझसे पूछता है, क्या तुम खाना खाओगे। यह सुनकर मुझे सब कुछ बहुत स्ट्रेंज लगने लगता है। यू क्वाइटली मुझे डिनर के लिए इन्वाइट कर रहा है और इस टाइम पर मैं जवाब देने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि जब दुनिया इतनी अबनॉर्मल लगे तो जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। मुझे अभी भी याद है कि आज दोपहर यू क्वाइटली ने मुझे एक अजीब नजर से देखा था, जिस पर मैं सोचने लगता हूँ, क्या उस लुक का मतलब ये था कि जब मैं घर वापस आऊंगा तब वो मेरा हिसाब करेगा। मैं दोपहर की बात याद करता हूँ जब मैं उसकी गर्लफ्रेंड के साथ अंदर गया था। फिर मैं ध्यान से सोचता हूँ और रियलाइज करता हूँ कि मैंने उसकी गर्लफ्रेंड से मुश्किल से कुछ बातें ही की थीं। और फिर अचानक यू क्वाइटली फिर से अपना सिर थपथपाता है, मेरी तरफ देखता है और कहता है, सॉरी, मैं भूल गया था, मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया ही नहीं। जिस पर मैं थोड़ा चोक हो जाता हूँ। फिर मैं कहता हूँ, कोई बात नहीं, मैं वापस जाकर खुद बना लूंगा। लेकिन अंदर ही अंदर मैं समझ जाता हूँ कि इस वुमन की इंटेंशंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। यू क्वाइटली नहीं जानता कि मैं क्या सोच रहा हूँ, लेकिन यू क्वाइटली का रियल में मेरे साथ खेलने का कोई मतलब नहीं होता। लोगों की कॉमन ग्रीटिंग भी यही होती है कि खाना खाया या नहीं, साथ में खाना है क्या। यू क्वाइटली बस कैजुअली पूछता है, वो यूजुअली मेरे साथ नहीं खाता, एंड ऑब्वियसली खाना बनाते टाइम वो किसी और के लिए नहीं बनाता। वैसे एक सर्विंग और बना देना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन यू क्वाइटली को ये क्लियर नहीं होता कि मैं खाऊंगा भी या नहीं, और ज्यादा बना दिया तो वेस्ट हो जाएगा। वो खुद भी इतना फिनिश नहीं कर पाता। जिस पर यू क्वाइटली को अचानक कुछ याद आता है। वो मेरी तरफ देखता है और कहता है, वरना तुम एक एग टार्ट खा सकते हो। उसके पास मेरे साथ शेयर करने के लिए और कुछ नहीं होता। उसमें कोई स्टबर्ननेस नहीं होती। वो बस क्वाइटली मेरी तरफ बढ़ जाता है। जिस पर यू क्वाइटली सोचता है कि शायद मैं खाना चाहता हूँ, इसलिए वो अपने चॉपस्टिक्स नीचे रख देता है और टेबल पर रखे एक टार्ट में से एक निकाल लेता है। और जैसे ही मैं पास आता हूँ, यू क्वाइटली वो एक टार्ट निकालकर मेरी तरफ बढ़ा देता है, जिस पर वो खुद वहीं बैठा रहता है और मैं खड़ा रहता हूँ। हमारी करंट हाइट ऐसी होती है कि यू क्वाइटली को मुझे एक टार्ट देने के लिए उसी पोजीशन में रहना पड़ता है। मैं पहली बार में उसे नहीं लेता, बल्कि पहले यू क्वाइटली की तरफ देखता हूँ। उसके होंठ के कोने पर थोड़ा ऑयल लगा होता है, शायद अभी जो उसने चिकन लेग खाया था उसी से लग गया था। और यू क्वाइटली जो नूडल्स खा रहा होता है वो भी काफी रिच होते हैं। उनमें एक फ्राइड एग होता है, ऊपर एक बड़ा चिकन लेग रखा होता है, सामने 3 एक टार्ट पड़े होते हैं और लेफ्ट साइड में 1 कप मिल्क टी भी रखा होता है। और यू क्वाइटली के हाथ में भी एक टार्ट होता है, जिस पर मैं हल्का सा स्माइल करता हूँ और फिर अपना वॉलेट निकालता हूँ। मैं उसे वो पैसे वापस देने वाला होता हूँ जो उसकी गर्लफ्रेंड ने आज दोपहर
उसे बुक्स खरीदने के लिए दिए थे। जिस पर यू क्वाइटली मुझे देखकर थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता है। मैं कहता हूँ, ये वही पैसे हैं जो तुम्हारी फ्रेंड ने दोपहर में तुम्हें बुक्स खरीदने के लिए दिए थे। जिस पर यू क्वाइटली कहता है, लेकिन तुमने तो कहा था कि ये मुझे दे रहे हो। फिर वो थोड़ा रुकता है और कहता है, उसने कहा था कि मुझे पैसे देना, तुम्हारे पैसे के बारे में बात नहीं की थी। उसकी बेस्ट फ्रेंड नहीं चाहती थी कि यू क्वाइटली किसी दूसरे आदमी से गिफ्ट एक्सेप्ट करे, लेकिन मैं ये इमेजिन भी नहीं कर सकता कि उसकी गर्लफ्रेंड के ना होने पर मैं यू क्वाइटली को कुछ दूं। जिस पर यू क्वाइटली ज्यादा नहीं सोचता, वो हल्का सा स्माइल करता है और फिर अपने हाथ में पकड़ा एक टार्ट सीधे अपने मुंह में डाल लेता है। इसके बाद वो एक टिश्यू निकालता है, अपने हाथों पर लगा ऑयल साफ करता है, फिर दोनों हाथों से पैसे लेता है और सीधे अपने वॉलेट में रख देता है। फ्री के 100 रुपए मिलते ही वो काफी खुश लगने लगता है। मैं फिर उसकी एक्सप्रेशन देखता हूँ, जिस पर यू क्वाइटली पैसे रखकर अचानक कुछ सोचने लगता है। फिर वो एक और एग टार्ट उठाता है, सामने रखे एग टार्ट के बॉक्स में से एक निकालता है और मेरी तरफ बढ़ा देता है। जैसे ही मैं ऊपर देखता हूँ, वो मुझे देने ही वाला होता है, लेकिन उसी वक्त वो नोटिस करता है कि मैं उसे देख रहा हूँ। जिस पर वो तुरंत अपना चेहरा थोड़ा नीचे कर लेता है, जल्दी से नजरें हटा लेता है और फिर क्वाइटली मुझे वो एग टार्ट पकड़ा देता है। मैं धीरे से कहता हूँ, थैंक यू। जिस पर यू क्वाइटली को अपने चेहरे पर हल्की गर्मी फील होने लगती है। अभी मैंने उसे जिस तरह देखा था वो उसे थोड़ा स्ट्रेंज लगता है और यही देखकर उसे दोपहर वाली बात याद आ जाती है। उसे याद आता है कि उसे कुछ दिन के लिए बाहर चले जाना चाहिए था, थोड़ा लाइमलाइट से दूर रहना चाहिए था और फिर वापस आना चाहिए था। लेकिन फिर वो अपने मन में कहता है, वाह क्या जेंटल टायरेंट है। वो बुक उसने नहीं लिखी थी। यू क्वाइटली ऐसा ओल्ड फैशन्ड लोगों को हुक करने वाला टॉर्चर टाइप चीजें नहीं लिखता। जिस पर यू क्वाइटली प्रिटेंड करता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो फिर से नूडल्स खाना शुरू कर देता है। एक चॉपस्टिक नूडल्स उठाता है, फिर चिकन लेग का एक बाइट लेता है और फिर नूडल सूप की एक सिप लेता है। वो अभी उठने ही वाला होता है, लेकिन उसकी नजर अचानक मेरी तरफ चली जाती है, जिस पर वो तुरंत ऊपर देखता है और मुझे बुलाता है। असल में वो सोच रहा होता है कि मुझे कल खाने पर बाहर ले जाए, लेकिन वो मेरे साथ इतना फेमिलियर नहीं होता, इसलिए उसे समझ नहीं आता कि कैसे बोले। जिस पर मैं रुक जाता हूँ और उसकी तरफ देखकर पूछता हूँ, क्या हुआ? यू क्वाइटली कुछ देर तक मुझे देखता रहता है। उसे समझ नहीं आता कि कैसे बोले। आखिर में वो बस मेरे पास वाली चेयर की तरफ इशारा करता है और कहता है, तुम थोड़ी देर बैठ जाओ, रूम में वापस जाने की जल्दी मत करो, क्योंकि अभी सिर्फ हम दोनों ही यहाँ होते हैं, इसलिए उसके पास बात करने का चांस होता है। ऐसी चीजें किसी और पर नहीं छोड़ी जा सकती, क्योंकि उसे मेरी इच्छा भी कंसिडर करनी होती है। लेकिन यू क्वाइटली को ये नहीं पता होता कि मैं उसके साथ खाने पर जाने के लिए मानूंगा भी या नहीं। जिस पर मैं उसके पास जाकर बैठ जाता हूँ, लेकिन फिर भी यू क्वाइटली कुछ नहीं बोलता। मैं उसकी तरफ देखता हूँ और वो चिकन लेग का एक बाइट लेता है। फिर थोड़ी देर बाद वो ऊपर देखकर कहता है, तुम 1 मिनट वेट करो, मैं पहले थोड़ा सोच लूं। उसे पहले से इमेजिन करना होता है कि उसकी मॉम क्या कहेगी, तभी वो मुझे साथ ले जा पाएगा। जिस पर मैं उसकी तरफ एक फोर्स्ड स्माइल देता हूँ और कहता हूँ, कोई जल्दी नहीं है। असल में मैं बस पोलाइटली बोल रहा होता हूँ, लेकिन कौन जानता था कि यू क्वाइटली सच में जल्दी नहीं करेगा। वो एक बाइट नूडल्स का खाता है, फिर चिकन लेग खाता है, फिर मिल्क टी पीता है। जब वो खाता है तो उसका लुक बिल्कुल वैसा लगता है जैसे मैंने पहले जो छोटा ग्रे रैट पाला था। जिस पर मैं सोचने लगता हूँ, यू क्वाइटली का मतलब क्या है? क्या वो मुझे बस यहाँ बैठाकर खुद को खाते हुए दिखाना चाहता है? क्या वो जानबूझकर मुझे परेशान कर रहा है? मैं वैसे भी यहाँ बैठकर काफी ऑकवर्ड फील कर रहा होता हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि क्या करूं। और तभी जब यू क्वाइटली फाइनली कुछ बोलने वाला होता है, मैं उससे पहले बोल देता हूँ, बाय द वे, तुम आज इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? क्या तुम्हें अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं जाना था? वो पिछले कुछ दिनों से यहीं रह रहा होता है। अगर उसे जाना भी हो तो वो कल दिन में कभी भी जा सकता है। वो थोड़ा स्लीपी लग रहा होता है, हालांकि अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई होती, लेकिन वो बाहर घूमकर आया होता है। आज वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर गया था और अलार्म क्लॉक की वजह से उसकी आंख 11 बजे के बाद खुली थी। अगर इसे किसी नॉर्मल इंसान के शेड्यूल में कन्वर्ट किया जाए तो यू क्वाइटली को रात के बीच में सोना चाहिए था और फिर बाहर खेलने जाना चाहिए था। जिस पर वो थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता है। मैं बस सिर हिलाता हूँ, कुछ नहीं बोलता, और फिर मैं मन में सोचने लगता हूँ, यू क्वाइटली की बेस्ट फ्रेंड भी मुझे साथ खींचना चाहती थी। मैं बस वेट कर रहा था कि यू क्वाइटली खुद डिनर वाली बात शुरू करे, लेकिन साफ दिख रहा होता है कि यू क्वाइटली का पूरा ध्यान नूडल्स पर होता है और उसका उस टॉपिक को छेड़ने का कोई इरादा नहीं होता। जिस पर मैं सोचने लगता हूँ, कहीं डिनर कैंसिल तो नहीं हो गया? शायद यू क्वाइटली को बोलने में शर्म आ रही हो। मैं खुद उससे पूछना चाहता हूँ, लेकिन अभी हमारा रिश्ता उस पॉइंट तक नहीं पहुंचा होता और मुझे ये भी नहीं पता होता कि अगर मैं ये बात बोलूं तो कहीं यू क्वाइटली कुछ और ही ना सोच ले। मैं इन सेंसिटिव बातों की वजह से हस्बैंड वाइफ के बीच कोई झगड़ा भी नहीं करवाना चाहता, और कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड करने का सबसे आसान तरीका यही होता है कि कुछ मत बोलो, क्योंकि बाद में अगर यू क्वाइटली खुद पूछे तो मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊंगा। जिस पर मैं खुद से पूछने का आइडिया छोड़ देता हूँ और सोचता हूँ कि यू क्वाइटली खुद ही बात करेगा। वो हमेशा खुद मेंशन करता है और जैसे ही यू क्वाइटली ये बात करेगा मैं तुरंत एग्री कर दूंगा। मैं कभी भी उसे ऑकवर्ड फील नहीं करवाना चाहता, पता ही नहीं चलता, और यू क्वाइटली बॉल के सारे नूडल्स फिनिश कर देता है। लेकिन जो बात वो मुझसे कहना चाहता था वो अभी तक अपने मन में बना नहीं पाता। जिस पर यू क्वाइटली मिल्क टी उठाता है और उसे पीते हुए खुद को काम करने लगता है। वो मन में सोचता है, अभी नहीं बोल सकता, थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। जिस पर मुझे सच में लगने लगता है कि शायद वो बस चाहता है कि मैं उसे खाते हुए देखता रहूं। मैं देखता हूं कि यू क्वाइटली खाना खत्म कर चुका है, इसलिए मैं हल्का सा स्माइल करके पूछता हूं, तुम तो कुकिंग में अच्छे हो ना, फिर टेकआउट क्यों मंगाते हो?
जिस पर यू क्वाइटली बहुत शॉर्ट में जवाब देता है, क्योंकि मैं लेजी हूँ, खाना बनाने के बाद बर्तन भी धोने पड़ते हैं और उससे मेरी नींद खुल जाती है। उसकी बात सुनकर मैं कुछ देर के लिए रुक जाता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद मैं कहता हूँ, लेकिन हर टाइम टेकआउट खाना भी सही नहीं है, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। जिस पर यू क्वाइटली बस सिर हिला देता है, लेकिन देखकर ही समझ आ जाता है कि उसने बात सुनी जरूर है पर मानी नहीं है। मैं भी ज्यादा कुछ नहीं कहता। आखिर यू क्वाइटली इतना बड़ा है कि उसे खुद डिसाइड करना चाहिए कि क्या सही है और क्या नहीं। जिस पर यू क्वाइटली नीचे बाउल में बचे सूप को देखता रहता है। वो काफी देर तक मन में सोचता रहता है और आखिर में हिम्मत करके मेरी तरफ देखता है। फिर वो धीरे से मेरा नाम लेता है। मैं उसकी तरफ देखता हूँ और पूछता हूँ, क्या हुआ? लेकिन यू क्वाइटली कुछ नहीं बोल पाता। वो बस मेरा चेहरा देखता रहता है और आखिर में जो बात उसे कहनी चाहिए थी वो फिर से अपने दिल में दबा देता है। फिर वो कहता है, कुछ नहीं, मैं डिशेस धोने जा रहा हूँ। इतना कहकर वो उठता है, नूडल बाउल उठाता है और किचन की तरफ चला जाता है। मैं उसकी पीठ को देखता रहता हूँ और मन में सोचता हूँ, यू क्वाइटली मुझसे कहना क्या चाहता था? इतनी सी बात बोलना उसके लिए इतना मुश्किल क्यों हो रहा है? और तभी मेरे मन में एक खराब थॉट आता है, क्या यू क्वाइटली मुझसे डिवोर्स लेना चाहता है? क्योंकि इसके अलावा कोई और रीजन समझ नहीं आता कि वो इतना हेजिटेट क्यों कर रहा है। यू क्वाइटली हमेशा से बहुत सॉफ्ट नेचर का रहा है, इसलिए अगर उसे कोई हर्ट करने वाली बात कहनी हो तो वो पहले बहुत सोचता है कि कैसे बोले ताकि सामने वाले को कम से कम तकलीफ हो। अगर बात सच में डिवोर्स की है तो इसमें किसी की गलती नहीं कही जा सकती। बस यही कहा जा सकता है कि हमारी फेट बस यहीं तक थी, इसलिए अलग होना आसान रहेगा। लेकिन फिर भी मुझे अंदर से थोड़ा रिग्रेट होता है, थोड़ा डिप्रेस्ड भी फील होता है। आखिर अगर मेरा डिवोर्स हो गया तो शायद मुझे यू क्वाइटली जैसा अच्छा पार्टनर दोबारा ना मिले। जिस पर मैं अंदर ही अंदर एक लंबी सांस लेता हूँ। मैं चेयर पर बैठा कुछ देर तक सोचता रहता हूँ। ज्यादा देर नहीं होती और यू क्वाइटली किचन से वापस आ जाता है। वो मुझे एक कॉम्प्लिकेटेड नजर से देखता है और फिर मैं उठकर ऊपर चला जाता हूँ। जिस पर मैं नोटिस करता हूँ कि यू क्वाइटली अभी भी मुझे देख रहा होता है और इस बार मुझे और भी ज्यादा यकीन हो जाता है कि मेरा गैस सही है। सच में यू क्वाइटली शायद मुझसे डिवोर्स लेना चाहता है। फिर मैं मन में कहता हूँ, ठीक है, अगर ऐसा है तो होने दो। लेकिन फिर भी ये बात यू क्वाइटली को खुद ही बोलनी होगी। जैसे ही यू क्वाइटली अपने रूम में वापस आता है वो तुरंत कंप्यूटर के सामने बैठ जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज भेजता है, कल डिनर में तुम्हें ट्रीट दूंगा। मैं अपने हस्बैंड को नहीं ला सकता, वो एग्री नहीं कर रहा और वैसे भी पैसे उसे नहीं देने हैं। जिस पर उसकी गर्लफ्रेंड रिप्लाई करती है, वो एग्री क्यों नहीं कर रहा? अगर टाइम का इश्यू है तो हम डिनर रात में कर लेंगे। यू क्वाइटली जवाब देता है, ऐसी बात नहीं है, मुझे बस लू चाओ को इन्वाइट करने में बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा है। जिस पर उसकी गर्लफ्रेंड तुरंत कहती है, इसमें ऑकवर्ड होने वाली क्या बात है? वो तुम्हारा हस्बैंड है, बस उसे खाने पर बुलाना है, इसमें डरने वाली क्या बात है? लेकिन यू क्वाइटली फिर कहता है, मुझे समझ नहीं आता कि उससे कैसे बोलूं, कहीं उसे परेशानी ना हो जाए। जिस पर क्यू आई धीरे धीरे पूरी तरह स्पीचलेस हो जाती है। फिर वो कहती है, तुम अपनी आइडेंटिटी ठीक से रिकॉग्नाइज करो, वो कोई और नहीं, तुम्हारा हस्बैंड है। लेकिन यू क्वाइटली फिर भी कहता है, बस मुझे फिर भी नहीं पता कि कैसे बोलूं। जिस पर उसकी फ्रेंड इरिटेट होकर कहती है, तुम सच में बेकार हो, अपना हस्बैंड भी नहीं संभाल सकते, चलो मुझे उसका कॉन्टैक्ट दे दो, मैं खुद उससे बात कर लेती हूँ। लेकिन यू क्वाइटली तुरंत कहता है, नहीं ऐसा मत करो। जिस पर उसकी फ्रेंड कहती है, तुम कुछ बोलोगे ही नहीं तो तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारा हस्बैंड परेशान होगा? फिर वो अचानक पूछती है, वैसे तुम्हारे पास उसका कॉन्टैक्ट बट नहीं है क्या? तुम लोगों की शादी को आधा साल हो गया और तुम्हारे पास उसका फोन नंबर भी नहीं है। जिस पर यू क्वाइटली कहता है, बनी नहीं है। वो फिर पूछती है, तो तुम लोग नॉर्मली कांटेक्ट कैसे करते हो? यू क्वाइटली धीरे से जवाब देता है, हम कांटेक्ट ही नहीं करते। इतना सुनते ही उसकी फ्रेंड का अवतार ग्रे हो जाता है और वो ऑफलाइन चली जाती है। शायद वो यू क्वाइटली पर गुस्सा हो गई थी, लेकिन थोड़ी देर बाद वो फिर से ऑनलाइन आती है और फिर वो यू क्वाइटली को एक नया टास्क भेजती है, अपने हस्बैंड का फोन नंबर और उसका कॉन्टैक्ट लेकर आओ, रिवॉर्ड में मैं तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड के फ्रेंड्स और उसका नंबर दूंगी। जिस पर यू क्वाइटली फोन की स्क्रीन पर लिखी उस लाइन को चुपचाप देखता रहता है और फिर वो गहरी सोच में पड़ जाता है। किसी से उसका कॉन्टैक्ट मांगना यू क्वाइटली ने पहले कभी नहीं किया था। वो रास्ते में किसी का भी नंबर लेने में ऑकवर्ड फील करता था और ऊपर से मुझे किसी आदमी का कॉन्टैक्ट क्यों चाहिए होगा? लेकिन फिर उसे ची की बात याद आती है, वो सही कह रही थी, मैं उसका हस्बैंड हूँ, कोई और नहीं। अगर उसके पास मेरा कॉन्टैक्ट होगा तो शायद वो ऑनलाइन मुझसे ठीक से बात कर पाएगा। जिस पर यू क्वाइटली दांत भींचता है, फोन लॉक करता है और फोन लेकर नीचे चला जाता है। वो मुझे ढूंढना चाहता है। अभी भी ज्यादा रात नहीं हुई होती, इसलिए मैं सोया नहीं होऊंगा। यू क्वाइटली मेरे रूम के बाहर पहुंचता है। डोर पूरी तरह बंद होता है और कमरे की साउंड प्रूफिंग भी काफी अच्छी होती है। जब तक अंदर ज्यादा आवाज ना हो बाहर वाले को कुछ सुनाई नहीं देता। जिस पर यू क्वाइटली धीरे से डोर नॉक करता है, गला साफ करता है और कहता है, लुचाओ तुम सो गए क्या? अगर मैं सच में सो गया होता तो शायद उसकी इस आवाज से भी नहीं उठता। इसलिए यू क्वाइटली दोबारा नॉक करने ही वाला होता है, तभी अंदर से मेरी आवाज आती है, एक मिनट मैं अभी आता हूँ। असल में मैं सोया नहीं होता। इतनी जल्दी सोना आजकल के लोगों के हिसाब से थोड़ा वियर्ड लगता है। हालांकि मेरी एक्टिंग यू क्वाइटली जितनी ज्यादा नहीं होती, लेकिन मैं भी यूजुअली 11 या 12 बजे के बाद ही सोता हूँ। मैं बस ये सोच रहा होता हूँ कि यू क्वाइटली आखिर मुझे ढूंढने आ ही गया, अब जो होना है वो होगा। जिस पर यू क्वाइटली कहता है, तो मैं लिविंग रूम में वेट करता हूँ, तुम वहीं आ जाना। इतना कहकर वो हाथ नीचे करता है, मुड़ता है और लिविंग रूम की तरफ चला जाता है। थोड़ी देर बाद मैं कपड़े बदलकर रूम से बाहर आता हूँ। डोर पर खड़े होकर मैं देखता हूँ कि वो लड़की सोफा पर बहुत सीधी होकर बैठी होती है। वो बिल्कुल सीधे बैठी होती है,
फोन उसके हाथ में होता है और उसके चेहरे पर साफ नर्वसनेस दिख रही होती है। यू क्वाइटली सिर नीचे किए बैठा होता है। मैं साफ देख सकता हूँ कि वो बहुत नर्वस है, जिस पर मैं मन में सोचता हूँ आ गया वो मोमेंट। इतने सालों से चल रही ये शादी शायद यहीं खत्म होने वाली है। मैं अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता हूँ, मन की सारी बातें दबा देता हूँ और यू क्वाइटली की तरफ चलने लगता हूँ। जैसे ही यू क्वाइटली मुझे आता हुआ देखता है, वो भी तुरंत खड़ा हो जाता है, फोन नीचे रख देता है और कॉफी टेबल पर रखा पानी मेरी तरफ बढ़ा देता है। और फिर लगभग उसी टाइम पर हम दोनों एक साथ बोलते हैं। यू क्वाइटली कहता है, लू चाओ चलो फ्रेंड ऐड कर लेते हैं। और मैं कहता हूँ, यू क्वाइटली चलो डिवोर्स ले लेते हैं। दोनों की बात एक साथ निकलती है, जिस पर दोनों कुछ देर के लिए रुक जाते हैं। मैं हैरान होता हूँ कि लू चाओ उससे डिवोर्स क्यों लेना चाहेगा, आखिर क्यों? क्या कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है? और दूसरी तरफ यू क्वाइटली को ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसके दिल पर पानी फेर दिया हो। वो इतनी हिम्मत करके इतनी मुश्किल से मेरे पास मेरा कॉन्टैक्ट मांगने आया था और बदले में उसे ये सुनने को मिलता है कि मैं उससे डिवोर्स लेना चाहता हूँ। उसकी पहली बार किसी का कॉन्टैक्ट मांगने की कोशिश पूरी तरह फेल हो जाती है, जिस पर यू क्वाइटली का चेहरा बदल जाता है। वो थोड़ा हर्ट और थोड़ा गुस्से में लगने लगता है। वो झुककर पानी वापस टेबल पर रख देता है। मैं मन में सोचता हूँ कि वो मुझे पानी भी नहीं देना चाहता और मैं समझ नहीं पाता। इतने सालों की शादी में यू क्वाइटली को कभी मेरा कॉन्टैक्ट वर्क नहीं चाहिए था और अब जब डिवोर्स की बात हो रही है तब उसे अचानक मेरा नंबर चाहिए। इसका मतलब क्या है? क्या ये अलग होने से पहले की आखिरी फॉर्मेलिटी है? मैं मन में सोचता हूँ कि कम से कम लू चाओ आखिर तक डिसेंट इंसान तो रहा। जिस पर यू क्वाइटली फिर से फोन उठाता है, लेकिन इस बार फोन पकड़ते हुए उसके हाथ हल्के से कांप रहे होते हैं। फिर वो मेरी तरफ देखता है और कहता है, ठीक है, मुझे रीजन बताओ, हम डिवोर्स क्यों लेंगे? उसके अंदर एक अजीब सा एहसास होता है, जैसे उसकी कोई चीज उससे छिन रही हो। वो मन में सोचता है कि शायद मैं उससे डिवोर्स इसलिए लेना चाहता हूँ क्योंकि मुझे कोई दूसरी लड़की पसंद आ गई है, लेकिन वो मुझे कुछ ब्लेम भी नहीं कर सकता। आखिर वो खुद कोई परफेक्ट वाइफ नहीं था। उसकी बात सुनकर मैं कुछ देर के लिए चुप हो जाता हूँ। यू क्वाइटली मुझसे डिवोर्स का रीजन मांग रहा होता है, लेकिन डिवोर्स की बात तो वही चाहता था ना? क्या उसे वैसे नहीं करना चाहिए था जैसे पुराने टाइम के लोग करते थे, चुपचाप मुड़कर चले जाना और खुद ही डिवोर्स की बात करना? लेकिन अब वो मुझसे कह रहा होता है कि मैं डिवोर्स चाहता हूँ, अगर जाना है तो चले जाओ, मैं मना नहीं करूंगा। लेकिन ये बात मेरे सिर पर क्यों डाल रहे हो? इस टाइम यू क्वाइटली का रिएक्शन मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड होता है, जिस पर मैं ज्यादा सोचने लगता हूँ। लेकिन फिर मुझे लगता है डिवोर्स के अलावा और क्या रीजन हो सकता है, और वो मुझसे कुछ और बात करने में इतना हेजिटेट भी क्यों करेगा? अगर बात पैसे की होती तो यू क्वाइटली जैसे नॉवेल पब्लिश करने वाले ऑथर के पास पैसों की कमी तो नहीं होती। फिर अचानक यू क्वाइटली धीरे से कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं तुमसे डिवोर्स लूंगा। अपने बारे में इतना मत सोचो और ब्लेम मेरे ऊपर मत डालो। उसकी बात सुनकर मुझे लगता है जैसे दुनिया खत्म होने वाली है। मुझे तो लगने लगता है कि थोड़ी देर में शायद मुझे उसके सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांगनी पड़ेगी। मैं अंदर ही अंदर हल्का सा हंसता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। दूसरी तरफ यू क्वाइटली के अंदर अभी भी गुस्सा भरा होता है, जिस पर वो फिर पूछता है, तुमसे किसने कहा कि मैं डिवोर्स लेना चाहता हूँ? कौन ऐसी बेकार बातें कर रहा है? और जो इंसान डिवोर्स लेना चाहता है वो क्या ऐसा दिखता है? जैसे ही यू क्वाइटली ये कहता है, मैं तुरंत सिर नीचे कर लेता हूँ। मेरा रिएक्शन इतना फास्ट होता है कि यू क्वाइटली भी सरप्राइज हो जाता है। मैं जल्दी से कहता हूँ, नहीं, तुम्हारी वजह से नहीं, मेरी गलती थी। मैं सीधा अपनी गलती मान लेता हूँ, जिस पर यू क्वाइटली कुछ देर के लिए स्पीलेस हो जाता है। असल में वो मुझे थोड़ा डांटना चाहता था, लेकिन फिर उसे लगता है कि अभी हमारा रिश्ता इतना क्लोज नहीं है कि वो ऐसा करे, और फिर उसे और ज्यादा गुस्सा आने लगता है। लेकिन मैं इतनी जल्दी गलती मान लेता हूँ कि उसका सारा गुस्सा वहीं रुक जाता है, जैसे मैंने पहले ही तेज नाइफ से उसका अटैक रोक दिया हो। जब मैं देखता हूँ कि उसका चेहरा थोड़ा नॉर्मल हुआ है तो मैं जल्दी से एक्सप्लेन करता हूँ, तुम पहले मुझसे कुछ कहना चाहते थे, लेकिन तुम इतने ऑकवर्ड लग रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हें लगा था कि मैं तुमसे डिवोर्स लेने वाला हूँ। लेकिन अभी तक भी मुझे समझ नहीं आता है कि यू क्वाइटली आखिर मुझसे क्या कहना चाहता है। जिस पर यू क्वाइटली चुपचाप अभी अभी डाला हुआ पानी का एक सिप लेता है ताकि अपने शौक को दबा सके, और साथ ही साथ यू क्वाइटली ये भी सोच रहा होता है कि उसे आगे क्या कहना चाहिए, क्योंकि यू क्वाइटली को लगता है कि अगर वो बहुत ज्यादा फियरस हो गया तो मैं डर जाऊंगी, और अगर वो बहुत सॉफ्ट हो गया तो मुझे लगेगा कि उसे आसानी से मनाया जा सकता है, जिस पर आगे कभी भी किसी भी सिचुएशन में मैं डिवोर्स फाइल कर सकती हूँ। इसी बीच मैं अचानक उससे पूछती हूँ, बहुत डरावना है? जिसे सुनकर यू क्वाइटली एकदम कंफ्यूज हो जाता है, जिस पर वह फिर से पानी पीता है और उसके बाद बहुत सीरियस होकर जवाब देता है, क्योंकि मैं गुस्से में था और मुझे अपना गुस्सा कम करने के लिए पानी चाहिए था। जिस पर मैं अपने पीछे की तरफ इशारा करती हूँ और कहती हूँ, तो मैं बेवजह ही टेंशन फ्री हो गई। अगर तुम्हें गुस्सा कम करना है तो तुम मेरे पास आ सकते हो, मेरे पास हनीस्कल है, अगर उससे टी बनाओगे तो वह सबसे अच्छा फायर कम करता है। यह सुनकर यू क्वाइटली थोड़ा ऊपर देखता है, फिर अपनी आंखें ब्लिंक करता है और उसके बाद हल्का सा मुस्कुराता है, लेकिन वह स्माइल बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लगती है, बल्कि एकदम ऐसी लगती है जैसे वह अंदर से टूट रहा हो। फिर वह पूछता है, तो जब तुम गुस्सा होती हो तब क्या तुम भी पानी पीकर ठीक हो जाती हो? जिसके जवाब में मैं सिर हिलाकर कहती हूँ, नहीं, मैं तुम्हारी तरह मैजिकल नहीं हूँ, लेकिन मैं सोकर ठीक हो जाती हूँ। एक रात की नींद के बाद मैं फिर गुस्सा नहीं रहती। यह सुनकर यू क्वाइटली कुछ देर के लिए बिल्कुल स्पीचलेस हो जाता है। फिर वह पानी पीता है, खुद को काम करता है और उसके बाद फिर से पूछता है, तो तुझे क्या तुम डिवोर्स चाहती हो? असल में यू क्वाइटली अभी मुझसे ठीक से बात करना चाहता है, लेकिन उसके लिए इतने लंबे वर्ड्स बोलना बहुत मुश्किल होता है। वह हमेशा से सोशल बातों में बहुत शय रहा है,
जैसे पहले कॉलेज कैफेटेरिया में अगर उसके राइस में कुछ गंदा निकल आता था या कुछ कम होता था तो यू क्वाइटली कभी जाकर कंप्लेन नहीं करता था। वह या तो चुपचाप राइस फेंक देता था या फिर वैसे ही खा लेता था। और कभी कभी बहुत देर बाद मुझे पता चलता था, जिस पर मैं यू क्वाइटली को साथ लेकर स्टोर वाले से बात करने जाती थी। धीरे धीरे यू क्वाइटली को बहुत प्रोटेक्ट किया गया था। लोगों से जुड़ी हुई सारी मुश्किल बातें उसके लिए हमेशा किसी और ने संभाली थी, जिस पर अब यू क्वाइटली कहना चाहता है कि वह असल में बात करना चाहता है। अगर मैं सच में उससे डिवोर्स लेना चाहती हूँ तो वह मुझे रोकेगा नहीं, क्योंकि पिछले 6 महीनों में शादी के बाद से मैंने भी बहुत कुछ सहा था। एक तरफ मैं एक नॉर्मल मैरिज को निभा रही थी और दूसरी तरफ मैं अभी भी अपनी लॉयल्टी को बचाए हुए थी। लेकिन ये सारी बातें यू क्वाइटली के लिए बोलना बहुत मुश्किल होता है। उसे लगता है कि ऐसे थॉटफुल वर्ड्स उसके मुंह से निकलते ही नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे वह कभी प्यार भरी बातें नहीं कह पाता है। इसलिए आखिर में वह सिर्फ इतना ही पूछता है, तो क्या तुम डिवोर्स चाहती हो? जिस पर मैं ड्राई लाफ करती हूँ और कहती हूँ, ओ मैं ऑफ कोर्स नहीं, मैं जाना नहीं चाहती। अगर मेरा डिवोर्स हो गया तो मेरा फैमिली फिर से मुझे फोर्स करेगा और अगली लड़की जिससे मेरी फैमिली मुझे मिलवाएगी वह शायद यू क्वाइटली से बेटर भी ना हो। और वैसे भी मुझे शादी पर इतना भरोसा नहीं है। अगर दो लोग एक दूसरे के साथ समहाउ एडजस्ट कर लें तो वही काफी है। इसके बाद मैं आगे कहती हूँ, लेकिन हमें दुनिया के एंड जैसा बिहेव करने की जरूरत नहीं है। हम बस सोल्जर्स की तरह पास रह सकते हैं। जिस पर मैं पूरा चॉइस यू क्वाइटली के हाथ में छोड़ देती हूँ। अगर यू क्वाइटली कहे कि वह साथ रहना चाहता है तो हम साथ रहेंगे, और अगर वह कहे कि उसे जाना है तो फिर हम अलग हो जाएंगे। मैं हुआगुओ माउंटेन वापस चली जाऊंगी और यू क्वाइटली वापस ल्यूशाहे चला जाएगा, और उसके बाद हम हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। यह सुनकर यू क्वाइटली के सिर में